दोस्तों नमस्कार। इस दौर में गरीबी है, इस दौर में मुफलिसी है, इस दौर में बेरोजगारी है, इस दौर में भूखमरी है, इस दौर में कारखाने ठप पड़े हैं, इस दौर में देश में उत्पादन कम हो चला है जो नेगेटिव में है, वह भी 8 कोर सेक्टर में। इस दौर में डिग्रीधारियों के पास कोई काम नहीं है, इस दौर में मिडिल क्लास पर टैक्स की मार है, इस दौर में जबरदस्त महंगाई है, लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री के माथे पर कोई शिकन नहीं है। हंसता मुस्कुराता नूरानी चेहरा कह रहा है, इस देश में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, खुश हो जाइए, दीपावली का त्यौहार है। और ऐसा मौका इससे पहले कभी नहीं था जब भारत के भीतर में मेड इन इंडिया छाया हुआ है। दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में भारत में अपना प्रोडक्ट हो चला है, भारत आत्मनिर्भर हो चला है। जी, ये राष्ट्रीय संबोधन है, देश के नाम संबोधन। एक दो नहीं, इस कोरोना काल में यह 10वां संबोधन है। एक के बाद एक संबोधन पर अगर गौर करते चले जाएंगे तो जिस वक्त इस देश में ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने देश के नाम कोई संबोधन नहीं दिया। इस दौर में जब शमशान घाट कम पड़ गए थे और मौतें ज्यादा हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इस दौर में जब अस्पतालों में मरीज इतनी बड़ी तादाद में थे कि बरामदों से लेकर गाड़ियों में मौतें होती चली जा रही थी, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए कई बार मुफ्त शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक सवाल यह भी आया, क्या वाकई इस दौर में इस देश के सरकारी अस्पतालों में उतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन उपलब्ध था जहां पर निजी अस्पतालों में था? और निजी अस्पताल कितनी कीमत तय करेंगे, यह भी प्रधानमंत्री बताने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए उभरे थे। इस देश में सच क्या हो सकता है, इसके लिए हो सकता है आपको 228 बरस पहले फ्रांस की अंतिम महारानी से जब यह कहा गया कि इस देश में लोग डबल रोटी खा पाने की स्थिति में भी नहीं है, तो महारानी का जवाब था, डबल रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए। तो मौजूदा वक्त में देश के नागरिक समझ लें, अगर वह गरीबी, भूखमरी, मुफलिसी, बेरोजगारी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो फिर वह प्रधानमंत्री का भाषण सुन लें, क्योंकि आज 10वां भाषण था प्रधानमंत्री का इस कोरोना काल में। और एक के बाद एक जो भाषण कब कब दिया गया, किस मौके पर क्या कहा गया, हमें लगता है आज इस पर गौर करने से ही शुरुआत की जाए। पहला राष्ट्र के नाम संदेश 19 मार्च 2020 को आया था, जिसमें उन्होंने 22 मार्च से इस देश में कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद 24 मार्च को जब निकल कर आए तो 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया और याद किया गया महाभारत को, किस तरीके से 18 दिन के युद्ध के बाद पांडव जीत गए थे और भारत जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद 3 अप्रैल को जब दोबारा निकल कर आए तो उन्होंने कहा 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती ऑफ कीजिए, मोमबत्ती हाथ में पकड़िए, स्थिति अनुकूल हो जाएगी। लेकिन आज उसे एकता का मंत्र दिया गया। 14 अप्रैल को चौथी बार आए, उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 12 मई को 5वीं बार आए तो आत्मनिर्भरता और उसके अभियान का जिक्र करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। यह अलग मसला है कि जब उस पैकेज को अर्थ दृष्टि से जोड़ा गया तो पता चला सरकार ने सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। बाकी सब इधर उधर पैसा घुमाते हुए बजट जिस तरीके से इस देश में पेश किया जाता है, वैसा ही यह पैकेज 20 लाख करोड़ का था। छठा भाषण राष्ट्र के नाम संदेश उनका 30 जून को आया और जानकारी दी गई कि अब अन्न योजना जो 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, उसको नवंबर तक बढ़ाया जा रहा है। स्थिति जो भूख से तड़प रहे हैं उनकी नाजुक है, हम मुफ्त अनाज देंगे। और इस ऐलान के साथ देश को अनलॉक करने की जानकारी भी दी गई। 20 अक्टूबर को जब उसके बाद आए तो जागरूक करने के लिए आए और इस बात की जानकारी देने आए कि कोरोना की दवाई जब तक नहीं बन जाती तब तक ढिलाई होनी नहीं चाहिए। उसके बाद 8वीं बार अप्रैल 2021 यानी 2021 में पहली बार अप्रैल में निकलकर सामने आए और देश को लॉकडाउन से बचाने के लिए, क्योंकि परिस्थिति गंभीर धीरे धीरे हो रही थी,
उस वक्त उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि आखिरी विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को अपनाइए, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चली थी, इकोनॉमी पटरी से उतर गई थी, सरकार के पास पैसा नहीं, टैक्स से पैसा आ नहीं रहा था, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। इस बीच में लोगों ने अपना पीएफ का पैसा भी निकालना शुरू कर दिया, यानी भविष्य निधि योजना से भी लोगों ने बड़ी तादाद में पैसा निकालना शुरू किया। 9वीं बार 7 जून को आए और अप्रैल से जून के बीच में जो इस देश ने परिस्थितियों को देखा, दिल्ली जैसी जगह पर एम्स तक का फेल होना, अस्पतालों में जगह न मिलना, ऑक्सीजन की कमी से मौतों का होना, इन तमाम परिस्थितियों ने समूचे देश को नहीं, भारत की परिस्थितियों को लेकर गंगा किनारे लाशों से पटी हुई परिस्थिति की तस्वीरें जब दुनिया में छपी तो समूची दुनिया भारत को देखकर खौफजदा हो गई। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां गवर्नेंस गायब है। और इन परिस्थितियों के बाद जब 7 जून को वो निकल कर आए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वैक्सीन की जिम्मेदारी केंद्र ले रहा है, राज्य सरकार ना करें, और 18 बरस से ऊपर वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में नहीं। और इन परिस्थितियों के साथ आज जब वो निकल कर आए तो उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन दिए जाने का जश्न मनाया। यह अलग अलग मसला है कि इस देश में सिर्फ 30% लोग ही हैं जिन्हें दोनों डोज मिले हैं, 70% ऐसे हैं जिन्हें एक डोज मिला है और बाकियों को डोज नहीं मिला है या भी दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के जश्न मनाने के साथ जो सकारात्मकता और चकाचौंध और उमंग प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, हमें लगता है पहले आप उसे सुन लीजिए। हो सकता है आपके माथे पर शिकन आ जाए, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि ये कैसी परिस्थितियां हैं। क्या वाकई इस देश में प्रधानमंत्री का घर जहां पर है, दफ्तर जहां पर है, एक तरफ दफ्तर यानी पीएमओ रायसीना हिल्स पर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घर 7 लोक कल्याण मार्ग है, क्या ये वाकई रॉयल स्ट्रीट है? क्या यहां पर किसी की कोई दुखती रग को समझा नहीं जाता है? क्या ये सारी परिस्थितियां इसलिए क्योंकि जिस चकाचौंध में प्रधानमंत्री रहते हैं, चाहे मोर का जिक्र कीजिए या तोतों का जिक्र कीजिए, या दुनिया की सबसे आलीशान 7 सीरीज गाड़ियों का जिक्र कीजिए, चाहे शानदार हवाई जहाज का जिक्र कीजिए जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने ऊपर कितना उड़ा रहे हैं, सवाल यह है कि दरअसल इस दौर में प्रधानमंत्री देश के लोगों से कट गए हैं क्या, और सिर्फ संवाद है उनके पास उस दर्द और उस घाव पर मलहम की जगह जिस तरीके से वह अपने चकाचौंध के मलहम को परोसना चाहते हैं। हो सकता है वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो सकता है उसमें जो लेप लगाया जा रहा हो उसमें बार बार देश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री अपने संवाद को कह रहे हो, लेकिन जो लोग इस देश में परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा समझिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, यानी दुनिया का पैसा भारत में खूब आ रहा है। आ रहा है क्या? हम लगातार जानकारी देते आए हैं कि दुनिया में निवेश भारत के भीतर कैसे घटा है। डॉलर जो भारत के पास जमा था वो बढ़ा जरूर है, लेकिन दुनिया में किसी भी देश में जो जमा पूंजी होती है, जब वो सिर्फ बढ़ती चली जाती है और इकोनॉमी डामाडोल हो और उसमें आपकी विकास दर नेगेटिव में हो, आपका कोर सेक्टर नेगेटिव में हो, आपके यहां बेरोजगारी चरम पर हो, तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में कोई सक्रियता नहीं है। ढोल पीटे नहीं जाने चाहिए, लेकिन ढोल पीटे जा रहे हैं। और जो भी जानकारी दी जा रही है, हिटलर के पास तो एक गोएबल्स था, लेकिन यहां तो खुद ही गोएबल्स भी होना है। और अपने तौर पर इस देश की राजनीतिक सत्ता उस मेन स्ट्रीम मीडिया की रगों में दौड़ती है जो फैक्ट्स बताने से चूकती है, बताना नहीं चाहती है, या सिर्फ उसी भाषण को बार बार दोहराना चाहती है। रिकॉर्ड निवेश हुआ है, स्टार्टअप जबरदस्त शुरू हुआ है, जबकि सच यह है इस देश के भीतर में स्टार्टअप इस कोरोना काल में जिस बड़ी तादाद में बंद हुआ, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। जो स्टार्टअप शुरू हुए थे उसमें 40% स्टार्टअप पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए। रोजगार मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, कैसे परिकल्पना की जा सकती है? सरकार का आंकड़ा एनएसओ का हो या फिर सीएमआईई का हो, वो आंकड़े बतलाते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है और परिस्थितियां कितनी नाजुक है। हमें लगता है आज इसको भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब आप ये सुन रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार चरम पर है, तो एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। इस देश में राज्य सरकारों के रोजगार दफ्तरों में तकरीबन 4 करोड़
रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार ने अपने तौर पर जो रोजगार का पोर्टल शुरू किया है लेबर मिनिस्ट्री के तहत, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, उसमें तकरीबन अगस्त के महीने में 80 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, सितंबर के महीने में 95,39,000 हो गए और अक्टूबर के महीने में यह 1,10,00,000 हो चले हैं और रोजगार उपलब्ध है सिर्फ 1,46,000। इसका एक दूसरा सच भी बता दें, इस देश के भीतर में पैसा दिया जाता है स्टार्टअप और एमएसएमई को, यह कहकर कि वह रोजगार देंगे। बड़ी तादाद में मुद्रा योजना भी बांटी गई, उसका भी सच आज जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री उपलब्धियां बता रहे थे। इन उपलब्धियों से पहले एक चीज जान लीजिए, जो लोग अपने नाम को रजिस्टर्ड कराते हैं, उनको रजिस्टर कराने से पहले सरकार कहती है आपको पैसा दे रहे हैं, आपको कुछ रोजगार देना होगा। तो जो सरकार का नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, उसमें जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कि हम नौकरी देने वाले नियोक्ता हैं, यानी नौकरी देंगे, उनकी संख्या 1,70,056 है और नौकरी जो उपलब्ध है वह 1,46,293 इस पोर्टल पर बताई गई है। यानी इस देश में जो नौकरी देने वाले हैं, औसतन एक नौकरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन दे पाने की स्थिति में नहीं है। यह इस देश में बेरोजगारी का सच है। इससे जुड़ा हुआ सच यह है कि यह ऐसी परिस्थिति में भारत आ गया है जहां पर बड़ी तादाद में लोग देश छोड़ रहे हैं। इसका जिक्र बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए। और प्रधानमंत्री कहते हैं हाउसिंग सेक्टर उफान पर है, जबरदस्त बढ़ रहा है, रिफॉर्म की स्थितियां अनुकूल हो चली हैं, कृषि इकोनॉमी ने इस देश के उत्पादन को संभाला, यह फैक्ट है। जिस समय इस देश में उद्योग धंधे चौपट हो गए, जो बैंकों से कर्ज लेकर उद्योग धंधे चौपट होने के बाद कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश को छोड़कर भागने लगे और इस देश में बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया। यह भी सच जान लीजिए, मोदी के काल में, इस देश के मोदी काल में लगभग 18 लाख ग्रॉस एनपीए दिया गया है। मनमोहन के काल में 5 लाख करोड़ रुपया दिया गया, तो यहां 18 लाख करोड़ का चक्कर है, इतना दिया गया है। मनमोहन के काल में 32,000 करोड़ रुपए माफ किए गए थे, रिटर्न ऑफ किए गए थे, तो मोदी के काल में इस दौर में लगभग 6,18,000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का ढांचा रुकता नहीं है, वो लगातार इन बातों का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट जो दिया जा रहा है, डीबीटी, वो सीधे पहुंच रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और किसान खुशहाल हो रहा है। यानी इस देश के भीतर में किसान आंदोलन और किसान की आय वो सब बेमानी हो चली है। इस दौर में मंडियों में जो अनाज जिस कीमत पर बिक रहा है और रोज जो जानकारी निकल कर आती है, चाहे गेहूं चावल हो, चाहे गन्ना की फसल हो, चाहे आपको दाल ही बेचनी पड़े, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि किसान को लागत नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के माथे पर कोई शिकन नहीं है। वो सीधे तौर पर कह गए किसानों के खातों में रकम, किसानी शानदार, चौतरफा सकारात्मक परिस्थिति ही और गतिविधियां ही इस देश में रेंग रही है और मेड इन इंडिया ने कमाल कर दिया है। और मेड इन इंडिया का सच अनूठा यह है कि इस दौर में मेड इन चाइना के साथ भारत का व्यापार लगभग 70% बढ़ गया है, इसी दौर में जिस दौर में यह भाषण देश के नाम राष्ट्र संदेश दिया जा रहा है। तो सवाल 100 करोड़ के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों से अब आप असल परिस्थिति पे आइए। जब इतनी चकाचौंध इस देश के भीतर में है, तो हमें लगता है आज रईसी से ही शुरुआत की जाए। इस देश में अगस्त के महीने में, इससे पहले तमाम वर्षों में जो भी अगस्त का महीना आया, उसकी तमाम तुलना में इस बार एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है और उस लोन के जरिए विदेशों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा लोन अगस्त के महीने में लिया है। वो लोन की तादाद जो है वह तकरीबन $780 मिलियन की है, यानी इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5,837 करोड़। पिछले बरस ये सिर्फ 3,033 करोड़ था, लेकिन पिछले बरस कोविड था। लेकिन उससे पहले अगर आप चले जाइए, कोविड ना जब आया था उससे पहले 3,973 करोड़ था और आज की तारीख में 2,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। कोविड से ठीक पहले और कोविड के ठीक बाद इस दौर में भारत के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल है इस दौर में अगर इस फाइनेंशियल ईयर को ही आप देखिए, अप्रैल से अगस्त तक के बीच में जो लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो ट्यूशन के लिए पैसा भेजना पड़ता है, वहाँ पर स्टडीज़, ट्रैवल, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस जो अपने रिलेटिव की होती है, इन सारी चीज़ों को जो पैसा यहाँ से भेजा जाता है, उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन सिर्फ अप्रैल से अगस्त के बीच में, यानी इन 5 महीनों में
51,918 करोड़ रुपए। पिछले पूरे बरस में 30,000 करोड़ रुपए भेजा गया था, लेकिन कोविड से पहले पूरे साल में 1,40,347 करोड़ रुपए भेजे गए थे। उस तुलना में जब निकल कर आइएगा तो लगभग उसकी बराबरी या उससे ज्यादा इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। क्यों भारत के भीतर कोई पढ़ाई उपलब्ध नहीं और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे लोन लेकर बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और परिस्थितियां नाजुक ऐसी होती चली जा रही है। जब हम इन बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं, इस दौर में बरस दर बरस इस देश के बिलियनियर्स ने छोड़ना शुरू कर दिया। खास तौर से इस देश में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से सामना हुआ, पैसा है लेकिन आपका इलाज नहीं है, पैसा है लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति नहीं है। इसी कोविड पीरियड में तो हुआ है, सारी चीजें तो इसी दौर में हुई हैं। उस दौर में इस देश में कितनी बड़ी तादाद में लोग इस देश को छोड़कर बाहर चलते चले गए। क्या सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं? वो खुश है कि देश के लोग बाहर जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, क्योंकि बरस दर बरस हम जब देखते हैं 2014 में लगभग 3,000 लोग छोड़े थे और 2015 में 4,000। ये बिलियनियर हम आपसे बतला रहे हैं। ये छोड़ते छोड़ते स्थिति ये आ गई कि 2020-21 के भीतर में इन 2 वर्षों में लगभग 15,000 बिलियनियर्स ने देश को छोड़ दिया। ये दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए। इस देश के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन का लेकर हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम का लेकर हो, चाहे वो टैक्स की परिस्थितियां हो, चाहे इस देश में इंडस्ट्री और कॉरपोरेट को चलाने की परिस्थितियों से जो जूझना पड़ रहा है, रईसों को भी उनके सामने भी दुखद स्थिति। और इसके ठीक समानांतर हमें लगता है यह भी आज समझना चाहिए, यह देश भूख से गुजर रहा है। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बहुत साफ बतलाती है, इस देश में एक ऐसी अराजकता की परिस्थिति है, सिस्टम नहीं रेंगता है, कि दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां पर भूख सबसे ज्यादा है और जो अनाज बर्बादी होती है वह भी सबसे ज्यादा है। यह कौन सी परिस्थिति है? समूची दुनिया में हर बरस तकरीबन 70 करोड़ के लगभग में लोग भूखे सो जाते हैं। उसमें से भारत की संख्या लगभग 20-22 करोड़ लोगों की भूखे सोने की है। यह यूनाइटेड नेशन का डाटा बहुत साफ तर बताता है, जो कि वहां का खाद्य और कृषि संगठन है। सवाल सिर्फ इतना पर नहीं है, जो बर्बाद अनाज करने की परिस्थितियां, उसमें चीन में सबसे ज्यादा अनाज बर्बाद होता है, तकरीबन 9 करोड़ टन, और भारत में लगभग 7 करोड़ टन अनाज बर्बाद होता है। लेकिन भूख से सोने की स्थिति चीन में भारत की तुलना में आधे से कम है। और भारत में अनाज भी बर्बाद करते हैं, भूखे भी सुला देते हैं। 5 किलो मुफ्त अनाज पर भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सत्ता को चलाना भी चाहते हैं। अगर इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जिक्र करना शुरू कीजिएगा तो जो भारत में मौजूदा वक्त में ये दुनिया के गरीब देशों की योजनाएं होती हैं और भारत को बार बार विकासशील कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के माथे पर शिकन नहीं आती है, गर्व होता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया है और ये गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है। प्रधानमंत्री के माथे पर कोई शिकन नहीं आती है कि इस देश के किसान के पास लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में खुश है कि हम उनको सम्मान निधि दे रहे हैं। तकरीबन 8 करोड़ 69 लाख किसानों को, जो गरीब और सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको हम 6,000 रुपए साल का दे देते हैं। कमाल की परिस्थिति के बीच ये सच है, 6,000 रुपए हम देते हैं, 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने पर देते हैं। इस देश के जो वरिष्ठ हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनमें से जो 3 करोड़ लोग हैं उनको हम 1,000 रुपए 3 महीने के लिए दे रहे हैं। यह ऐलान करते हुए भी माथे पर कोई शिकन नहीं कि देश की इकोनॉमी कैसी है। सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, चकाचौंध ही चकाचौंध है। और उसके ठीक पैरेलल में कोविड के भीतर का सच क्या है? 20 करोड़ महिलाओं के जनधन योजना में 500 रुपया हम 3 महीने के लिए डालेंगे। आप समझिए इस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है और लोगों को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। ये तमाम डाटा सरकार बताती है। हम कितना, किसी को 500 रुपए दे रहे हैं, किसी को 1,000 रुपए दे रहे हैं, किसी को साल में 6,000 दे रहे हैं, किसी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जो उपलब्ध परिस्थितियों के बीच में जो 7 करोड़ घर हैं, 63 लाख महिलाएं हैं, उनको कह रहे हैं हम आपको लोन दे रहे हैं, 20 लाख रुपए का लोन आपके लिए, आप अपने तौर पर चीज़ों को डेवलप कीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और जो लोग इस देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिनकी तादाद 3.5 करोड़ है, उनके लिए आप एक वेलफेयर फंड बना रहे हैं स्टेट के साथ मिलकर। यानी जानते समझते हुए कि स्थिति इस देश की नाजुक होती चली जा रही है,
जानते समझते हुए कि गरीबी, मुफलिसी, भूखमरी, बेरोजगारी ये बढ़ती चली जा रही है, जानते समझते हुए इस दौर में इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन डाउन है, कोर सेक्टर पूरी तरीके से नाजुक परिस्थितियों को जी रहा है, लेकिन सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। चकाचौंध, उमंग, उत्साह, उल्लास, दीपावली का मौका है, आप खुश हो जाइए, क्योंकि इन सब के बीच हमें लगता है कि सरकार की किसी भी योजनाओं का जब आप जिक्र करना शुरू करेंगे तो दो बातों का सच और जानिए। सबसे बड़ा सच यह है कि इस दौर में जो कोविड काल का दौर था, 2018 से शुरू करते हैं और आज की तारीख में जब आप 2021 पर निकल कर आते हैं तो इस दौर में सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि तकरीबन 2,38,223 कंपनियां इस दौर में बंद हो गई। 651 कंपनियां दूसरे लोगों ने खरीद ली या वह उसको बंटवारा हो गया। इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में उसमें काम करने वाले कितने लोग थे? ये 2,38,223 कंपनियां जो इस पूरे काल में बंद हुई है, 2018 से शुरू होकर 2021 तक के बीच में, इसमें काम करने वाले तकरीबन 90 लाख डायरेक्ट कर्मचारी थे जिनके पास काम नहीं है। सरकार इनको अनऑर्गेनाइज्ड मानती है, लेकिन जब पेरोल पर भी आइएगा तो इसके पेरोल से जुड़े हुए तकरीबन 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सरकार मानकर, और इन लोगों ने पीएफ का पैसा निकाला जो भविष्य निधि का पैसा होता है, लेकिन माथे पर कोई शिकन नहीं, सरकार यह मानकर चल रही है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा राज्य ना आया हो, उसमें दिल्ली एनसीआर का इलाका टॉप पर है जहां पर यह बंद हुई हैं कंपनियां। उसके बाद हरियाणा आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद हिमाचल आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर पंजाब आता है, फिर चंडीगढ़ आता है। इतनी बड़ी तादाद में इन जगहों पर कंपनियां इस दौर में बंद होती चली गई, लेकिन चकाचौंध है, उत्साह है, उमंग है, सकारात्मकता आप रखिए बनाकर। आपको दुख नहीं होना चाहिए, आप दुखी मत होइए, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारे चेहरे को देखिए आप और खुश हो जाइए और मानकर चलिए कि फिर आपका पेट भर गया और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक आखिरी सच हमको लगता है आपको बताना चाहिए, यह सरकार की मुद्रा योजना है। इस मुद्रा योजना के जरिए सरकार ने कहा हम लगभग 50,000 से 10 लाख तक का लोन 3 ग्रेड में देंगे। खुद सरकार और बीजेपी ने इसकी जानकारी प्रचार के जरिए दी कि इस देश के भीतर में लगभग 31 करोड़ 59 लाख लोगों को इसका लाभ हुआ है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि इतने लोगों को मुद्रा योजना का लाभ आया। खुद बीजेपी और सरकार ने जानकारी दी, हमने तकरीबन इस दौर में यानी 2015, 8 अप्रैल 2015 से जब मुद्रा योजना शुरू की थी, आज की तारीख तक यानी अगस्त तक, सितंबर तक 16,66,000 करोड़ रुपए बांटे हैं। अब आप जरा कल्पना शुरू कीजिए कि अगर 16,66,000 रुपए अगर बांटे गए इस दौर में और 31 करोड़ 59 लाख लोगों को इसका लाभ हुआ है, तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ा होगा? जानकर हैरत में मत आइए, क्योंकि सच यह है कि हर महीने इसका मतलब है आप 4,394 रुपए दे रहे थे, हर दिन 144 रुपए। यह इसका पूरा हिसाब है। और अब आप शुरू कीजिए इस कल्पना को कि 144 रुपए प्रतिदिन इस देश में सरकार अगर अलग अलग वर्षों में बांटते हुए 31 करोड़ लोगों को लाभ दे चुकी है, तो उसमें जिन लोगों का जिक्र सरकार ने कहा था, उसमें कहा था ये लोग अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा लेंगे। प्रतिदिन 144 रुपए, एक साल का 4,394 रुपए। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स क्या इसमें बढ़ा होगा, यह आप सोचिए। विक्रेता, उनकी क्या स्थिति हुई होगी ये सोचिए। खाने से संबंधित व्यापार जो कर रहे हैं, जो पकौड़ा भी बनाते हैं वह भी ले सकते हैं, और एक पकौड़े वाले को एक दिन में जो खर्च होता है और उससे जो मुनाफा होता है, जब आप एवरेज निकालिएगा तो अगर वह एक दिन में जो आलू खरीदता है, जो तेल खरीदता है, किरासन तेल से जिससे आग लगाता है, जो बेसन खरीदता है, जो उससे मिला के जो मेहनत करता है, उसमें जो उसका कुल खर्चा अगर 100 रुपए होता है, तो उसको दिन भर बेचने के बाद जो कमाई होती है वह 120 रुपए होती है, यानी 20 रुपए की कमाई। दिन भर की 20 रुपए की कमाई पर पकौड़े वाला जीता है इस देश के भीतर में। औसतन इस देश की स्थिति यह है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने सबको जोड़ दिया उसने 5 सालों में, और कहा हमने 16,66,000 करोड़ रुपए दिए हैं 31 करोड़ लोगों को।
और जब वो जानकारी आई किस किस जो मरम्मत की दुकान चलाता है, जिसका छोटा इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पार्टनरशिप पे चलती हैं, ये सारे लोगों को आप पैसा दे रहे मुद्रा योजना के तहत, तो इसका मतलब है इस दौर में मुद्रा योजना के भीतर भी बहुत लूट हुई होगी। बैंकों की आपने फहरिस्त निकाल दी, 25 बैंकों की, इनके जरिए आप लोन ले सकते हैं। बैंकों ने भी पैसा लिया होगा और ज्यादातर खुद सरकार कह रही है कि हमने शिशु लोन बांटा। शिशु लोन का मतलब है मैक्सिमम 50,000, और वो तकरीबन 22 करोड़ 53 लाख लोगों को वही दिया गया पैसा। ये देश में इसका मतलब यह है कि जो गरीब है, मुफलिसी है, भूखमरी है, उसका पेट किसी तरीके से भर जाए। एक ऐसी इकोनॉमी इस देश में आ गई है और सरकार उसी के जरिए चीजों को डेवलप कर रही है। लेकिन यह पैसा कहां से आता है? यह भी पैसा सरकार कोई पैदा नहीं करती है, टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी से वसूलती है। मनमोहन सिंह की सरकार आखिरी वक्त में इस देश में जो पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी बटोर रही थी वह 74,000 करोड़ था। आज की तारीख में 2021-22 में जब हम खड़े हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, यह लगभग 3,94,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी से वसूली है। सोचिए इस दौर में क्या इतनी आय बढ़ी? इस परिस्थिति में सरकार की यह रईसी है। इसीलिए आप यह मत देखिए कि इस देश के भीतर में पीएमओ किस सड़क पर बसता है, उसके भीतर की उस रईसी को भी समझने की कोशिश कीजिए। वो पैसा इस देश के उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खर्च किया जाता है जो इस देश को चलाए, इस देश को कंगाल और खोखला ना बनाए, और एक ऐसी परिस्थितियों के साथ ना सामने आ जाए जहां पर इस देश में ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोग, अस्पतालों की कमी से मरते हुए लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मरते हुए लोग, उस पूरे कोविड काल में कोई राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं। और आज 100 करोड़ वैक्सीन लगने के बाद जो संबोधन है और उसमें सकारात्मकता, उत्साह, उल्लास, उत्साह और दीपावली का मौका है, खुश हो जाइए। तय आप कीजिए, परिस्थितियां आपके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शुद्ध वातावरण का अधिकार, सारे अधिकारों का जिक्र है। संविधान की शपथ लेकर ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। चुनते हम आप ही हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जो देश खड़ा है उसमें आप कितने सकारात्मक हैं, कितना उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, ये आप सोचिए। सोचना आप ही को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।